हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आकाश कुमार बढ़ाना ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका आर्थिक विकास की समझ। हमारी बुक है चैप्टर नंबर 1 चल रहा है विकास, यानी कि आपका डेवलपमेंट। आज चैप्टर को अंतिम रूप देंगे। कल हमने देखा कि कैसे आय के डिफरेंट आपके मानक हैं, लोगों के लिए आय के क्या मायने हैं। आज हम विश्व बैंक के अनुसार देखेंगे कि आय के अनुसार कैसे वो डिवीजन करता है। उन सब चीजों को हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे और पढ़ेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के, चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसमें, और इसमें कुछ चीजों को जानने की जरूरत है। जैसे हम लोग सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, हम देखे थे कि विभिन्न आप देखिए तो हमने देखा विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे करी जाती है। उस तुलना को हम लोग वो आपका करेंगे और उस तुलना की जो है हम लोग आपका बात भी करेंगे। फिर हमने इन चीज़ों को पढ़ा कि कैसे हम लोग जो आपके देश की आय है कैसे उसमें अंतर करते हैं, जो औसत आयु है उसको देखा, और कैसे हम लोग आपका प्रति व्यक्ति जो आय है वो आपका निकालते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करना है कि कैसे आपके वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली जिसको बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखिए होता क्या है, जो हमारी विश्व बैंक है, क्लियर है, वर्ल्ड बैंक, ये क्या करती है, ये अपनी एक रिपोर्ट निकालती है और कुछ अपने मापदंड यानी कि अपने बेंचमार्क क्या करती है, सेट करती है। और बेंचमार्क को सेट करने के बाद ये क्या करती है कि अगर एक उसने बेंचमार्क सेट किया कि इतने डॉलर से इतने डॉलर अगर किसी की आयु है तो हम उसको मानेंगे कि वो कैसा है, बहुत अधिक मालदार देश है, समृद्ध। अगर एक फिर जो उससे नीचे कुछ एक बेंचमार्क को नंबर आपका सेट कर देगी, अगर वहां किसी के देश की आय है एवरेज आय इनकम तो कहेगी उच्च है। उससे अगर नीचे है तो हम क्या कह देंगे उसको कि इसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है। अब कह सकते हैं कि निम्न आय वाला व्यक्ति है। आइए समझते हैं। अब देखिए, देशों का वर्गीकरण करने के इस मापदंड का प्रयोग किया गया है वे देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय, ध्यान दीजिए प्रति व्यक्ति आय, यूएस आपके डॉलर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यूएस डॉलर में 49,330 आपका प्रति व्यक्ति क्या है, इतनी थी या उससे अधिक है, या तो क्या है उससे अधिक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा है कि जिसकी आय 49,300 प्रति व्यक्ति आय का जो नंबर है 49,300 जो का जो आपका नंबर है, अगर इस नंबर से किसी की आय अधिक है प्रति व्यक्ति, यूएस डॉलर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो अगर ऐसे में किसी प्रति व्यक्ति आय उससे अधिक है तो हम क्या कहेंगे, वो देश कैसा है, उच्च समृद्ध वाला देश है। कैसा है, मतलब उच्च आय वाला देश है, यानी कि उसके यहाँ बहुत समृद्ध है, बहुत संपन्न है, बहुत सारी चीजें। क्या है, आपका एक संपन्न और आपका समृद्ध देशों की सूची में खड़ा है। तो ये जो आंकड़ा दिया है ये आपका बेंचमार्क इन्होंने सेट कर दिया है, ठीक है। तो इस बेंचमार्क को थोड़ा सा आप लोगों को देखना है और इस बेंचमार्क का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान भी देना है। क्लियर है, ये क्या है बेंचमार्क। अगला समझिए, जिनकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर में 2500 है, तो वो प्रति व्यक्ति या उससे कम है। अगर मान लीजिए किसी देश के व्यक्ति की जो आय है अगर वो आपका $2500 से प्रति वर्ष में कम है तो हम क्या कहेंगे, वो आय क्या देश क्या है आपका, निम्न आय वाला देश है। कैसा है, निम्न आय वाला देश है, ठीक है। भारत किस में आता है बच्चों, मध्य आय वाले आपका देशों में आता है, क्योंकि भारत की इनकम ना तो ये इसमें फिट बैठती है और ना ही क्या बैठती है, इसमें फिट बैठती है। तो भारत की जो इनकम है वो किस में बैठती है, देखिए, क्योंकि भारत मध्य आय वाले देशों में आता है, क्योंकि उसकी
प्रति व्यक्ति आय कितनी है 2019 में? यूएस डॉलर में 6700 प्रति वर्ष थी, यानी कि इतनी क्या थी उसकी आय थी प्रति व्यक्ति। यानी कि भारत कैसा है, ना तो ऊंचाई वाला है ना आपका निम्न आय वाला, बल्कि क्या है आपका बच्चों मध्य आय वाला देश है भारत। समृद्ध देशों जिनमें पूर्व मध्य के कुछ देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, उनको आमतौर पर विकसित देश कहते हैं। आप कह रहे कुछ ऐसे छोटे देश हैं जो शामिल नहीं है, हम उनको क्या कहते हैं कि ये सब आपकी डेवलपिंग कंट्री है। क्या है आपका डेवलपिंग आपकी कंट्री है, तो इनको हमको देखना चाहिए। दूसरा इसी में थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, आय और अन्य मापदंड। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो हम पाएंगे कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना चाहते हैं, आजादी इत्यादि। यानी कि मैं पहले भी बताया कि लोगों को केवल ऐसा नहीं है कि उनको पैसा ही बाप का अधिक मिले, वो क्या चाहते हैं कि उनका दूसरों से आपका सम्मान भी उनको मिले और जो आपका व्यवहार है वो भी आपको मिले। ये सारी चीजें क्या है वो आपकी चाहते हैं बच्चों। क्लियर है? और उसी के लक्ष्य के बारे में आपका सोचते भी हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में सोचते हैं। क्या करते हैं? अन्य औसत आय हैं और बहुत सारे लक्ष्य हैं जिनके विषय में हम लोग आपका सोचते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, आगे देखिए ये विशेषता क्या हो सकती हैं, इसका निरीक्षण हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से कर सकते हैं। तालिका 3.1 हरियाणा, केरल और बिहार के प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है कि वास्तव में ये आंकड़े 2016-17 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति नवल राज्य आय के उत्पाद हैं। अभी हम यह जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। कह रहे कि हम लोग अभी एक शब्द आया है इसमें, आपको ध्यान देना चाहिए। क्या है शब्द? क्या है? प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू के नियम। अब देखिए वो बात करें कि आप नवल प्रति व्यक्ति राज्य का जो एक ग्रॉस डोमेस्टिक आपका प्रोडक्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें इसके अर्थ पे नहीं जाना, इसको छोड़ना है। मोटे मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो हम मान सकते हैं। हम देखते हैं कि 3 राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यानी कि पहले हमने देश का देखा, फिर हमने पूरी दुनिया का देखा, अब हम भारत में हम लोग अगर बात करें तो भारत में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसके लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है और बिहार क्या है आपका सबसे पीछे है, बिहार। इसका अर्थ यह है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में कितना बच्चों 203,340 रुपए कमाता है, जबकि बिहार में औसतन केवल 38,631 रुपए ही कमा पाता है। इसलिए अगर आप विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करते हैं तो तीनों राज्य में सबसे अधिक बिहार और सबसे कम मतलब सबसे अधिक हरियाणा, क्षमा चाहूंगा, और सबसे कम कहां मिलेगी आपको? बिहार में मिलेगी। ठीक है, अब देखिए बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना गया है। अब हम इन तीनों राज्य के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अब देखिए आप लोग अगर देखोगे कि कैसे केरल, हरियाणा और बिहार 3 राज्य हमको दिए गए हैं। केरल है, हरियाणा, बिहार है। इनको अगर हम तीनों को आपका देखते हैं तो बड़े स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देगा कि इन तीनों आपके राज्यों में जो प्रति व्यक्ति आय है वो अलग है, क्योंकि हरियाणा का जो व्यक्ति होगा उसकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है, क्योंकि वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसी के समान कैसा है हरियाणा भी पूरा उसी तरह, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर समृद्ध है। केरल में क्या है, केरल का भी एग्रीकल्चर बहुत डेवलप है, लेकिन कंपेयर करें हरियाणा से तो वो उसके कंपैरिजन में नहीं है, क्योंकि केरल में आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है। अगर आप बिहार को देखो
तो बिहार इनमें सबसे पिछड़ा है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल समझाया है इसमें कि हरियाणा आपका क्या हो गया, आपका विकसित राज्य हो गया। कैसा हो गया? विकसित। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि यूएस वगैरह विकसित है। और इसमें केरल की स्थिति कुछ अगर हम लोग आपस में कंपेयर करें वर्ड के रूप में, तो भारत कैसा दिख रहा है? आपका केरल की तरह। क्लियर है? और अगर हम लोग बात करते हैं बिहार की, तो बिहार देख लीजिए आपका भूटान की तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़िए। तो इसको हमने देखा। अब हम तालिका में कुछ लोग इसमें बात कर रहे हैं। अब ये तालिका जो आप लोग देखोगे, तो ये तालिका आपको बहुत कुछ दिखाएगी और बहुत कुछ आपको दर्शाएगी और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपको समझ आएगी और आप खुद देख पाएंगे। अब जैसे कि इसमें क्या किया है, हरियाणा देखिए बच्चों, और आपका केरल, इन सभी राज्यों के आंकड़े दिए गए हैं। किसके? आप देखिए, राज्य तीनों हैं। इसमें कह रहा है शिशु मृत्यु दर प्रति हजार। क्या कह रहा है? शिशु मृत्यु दर प्रति हजार। और कब का डाटा है? 2017 का। उसके बाद यहां साक्षरता दिखाई है। उसके बाद क्या दिखाई है कि नवल उपस्थित अनुपात प्रति हजार में 14 से 15 जो वर्ष के बच्चे हैं उनकी बात कर रहा है। इसका भी विषय मैं आपको बताऊंगा कि प्रति 100 में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी आयु 14 से 15 के बीच है और उनकी एजुकेशन का रेट क्या है। देखिए, इसमें समझ आएगा आपको पूरा, यानी कितने बच्चे ऐसे हैं जो 100 में से 14 से 15 साल के बच्चे जो स्कूल जाते हैं। देखिए, हरियाणा में देखेंगे तो 100 में से 30 ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि ऐसे बच्चे जो आपका पैदा होने के 6 महीने के अंदर वो एक्सपायर हो जाते हैं। 100 में से नहीं, प्रति हजार में से ऐसे हैं, यानी कि 1000 में से 30 क्या हैं? ऐसे हैं। उधर आप लोग अगर आपका केरल में देखोगे बच्चों, तो केरल में क्या दिखाई देगा? 1000 में से आपको 10 बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी मृत्यु होती है। और ये एग्जाम्पल अगर आप लोग बिहार में देखें डाटा, तो 1000 में से आपको 35 ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनकी डेथ हो जाती है। और यही बात अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें, लिटरेसी में कि वहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, तो आप देखेंगे हरियाणा के 100 में से 80 लोग पढ़े लिखे हैं। केरल की अगर आप बात करो तो 100 में से 96% पढ़े लिखे हैं। क्लियर है? ग्रेजुएट होंगे वहां। और अगर हम लोग बिहार की बात करें तो 100 में से 71 लोग ऐसे हैं जो आपके क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। दूसरा देखिए, हरियाणा में अगर आप देखो तो 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 67 बच्चे ऐसे हैं जो आपको क्या दिखाई देगा बच्चों? देखिए, जो इन वर्ग कहा कहते हैं स्कूल जाते हैं बस। और केरल में कितना है? 77। बिहार में कितना है? 55। देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको आपका शिशु मृत्यु दर क्या होती है। तो आप बताएंगे शिशु मृत्यु दर। देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? उसका अनुपात निकालते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं 1000 में से जो 1 वर्ष से पहले उनकी मृत्यु हो गई। साक्षरता देखिए हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में जो साक्षरता जनसंख्या का अनुपात है उसको हम लोग देखते हैं। नवल उपस्थिति अनुपात का मतलब है कि 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उस आयु वर्ग की कुल बच्चों के साथ प्रतिशत, उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसमें अगर हम ओवरऑल देखें तो इनकम के मामले में आपका केरल आपका क्या था? मध्यम में बना हुआ था। जबकि शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, बच्चों की उपस्थिति में ये क्या है? आपका हर जगह आपका पहले नंबर पर स्थान पाए हुए हैं। तो आय के साथ जो अन्य फैक्टर हैं वो वेरी नहीं करते। ये डाटा हमको बताता है कि इनकम बढ़ने से आपकी जो चीजें हैं वो सारी बढ़ जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो जो आपकी आधारभूत चीजें हैं, जो मूल संरचना है, उसमें आपका विकास होना चाहिए। जबकि उसमें क्या नहीं हो रहा है? जो डेवलपमेंट है वो आपका नहीं हो रहा है। अब देखिए, थोड़ा नीचे देखिए और आपको समझ आएगा। तालिका दर्शाती है कि तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में
1000 पैदा हुए बच्चों में से केवल 10 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 है, जो केरल में 2 गुना से ज्यादा है। केरल से कैसा है आपका? 2 गुना से ज्यादा है, लगभग 3 गुना ही है बच्चों। दूसरी ओर आप देखिए, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में केरल से ज्यादा है, मैंने आपको बताया है। जैसा कि तालिका 3.1 में देखा गया, जरा सोचिए, अपने माता पिता के बच्चे अपने कितने प्यारे हैं। यह सोचेंगे कि सब लोग कितना प्रसन्न होंगे जब कोई बच्चा जन्म लेता है, और ऐसे माता पिता हो जिनके बारे में सोचे नहीं कि उनके बच्चे जन्म से पहले दिन ही मर जाएंगे। पहले जन्मदिन से पहले क्या होगा? जब उनका दिन होगा उससे पहले वो मर जाएंगे। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा यह है कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं? वर्ष 2017-18 के हैं, ज्यादा पुराने नहीं है। हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता के 70 वर्ष के बाद की बात है, जब हमारे देश में बड़े शहर की समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो पाती है। देखिए, आज भी कह रहे हैं कि हमको 70 साल हो गए आजाद हुए, आज भी जो हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर है वो निरंतर बढ़ रही है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है? शिशु मृत्यु दर बताइए, बोलिए बच्चों। देखिए, प्रश्न बड़ा आसान है कि 1000 बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं कर पाते और एक्सपायर हो जाते हैं। उसमें कौन सा राज्य शीर्ष यानी के प्रथम स्थान पर है जहां सबसे ज्यादा बच्चे आपके एक्सपायर होते हैं 1 साल से पहले? तो ये आपको खोजना है। दूसरा है कि सबसे कम कहां पर है, और आपको ये भी देखना है। तो दोनों को खोज कर लाइए, और साथ में अपने राज्य का भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर कितनी है। क्लियर है? ये आप ध्यान रखें। आगे देखिए, समस्या शिशु मृत्यु दर का पर समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि 1.4 का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे 8वीं कक्षा के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्या दिखा रहा है कि अगर आप बिहार को देखेंगे तो बिहार राज्य में आज भी कैसे हैं लोग कि 8वीं क्लास के बाद बच्चे स्कूल नहीं जाते। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते हैं। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वे वहां नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप यह भी सब नहीं पढ़ पा रहे। तो आप देखिए, ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई बच्चा आपके साथ पढ़ रहा है, तो 6-7 तक आपके साथ पढ़ा, 8th में अधिकतर क्या होता है, बिहार में लगभग आधे बच्चे स्कूल को ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने का मतलब है उसको छोड़ देते हैं। और जब स्कूल को वो लोग छोड़ देते हैं तो देखिए, जो उनकी एजुकेशन है वो नहीं हो पाती। सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक पिछड़ापन, ये सारी चीजें पनपती, क्योंकि जब तक व्यक्ति पढ़ा लिखा और कुशल नहीं होगा तो आप देखिए बहुत सारी समस्या उसको अपने जीवन में भोगनी पड़ती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सार्वजनिक सुविधाओं की। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, क्या होती हैं सार्वजनिक सुविधाएं? आप मेरे को बताइए बच्चों, क्या होती हैं सार्वजनिक सुविधाएं? आप एक बार मेरे को बताएं, ठीक है? जरा देखिए, ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केवल केरल सबसे पीछे है? इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा पैसा ये सब वस्तुएं और सेवा खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता होती है। यानी कि आपके जेब में पैसा हो, आप सारी वस्तु नहीं खरीद सकते जिससे कि आपका जीवन कैसा हो जाए, अच्छा हो जाए। नागरिक भौतिक वस्तुएं और सेवा प्रयोग कर सकते हैं,
इसके लिए आय अपने संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव आपको प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकेगा या बिना मिलावट की दवाई आपको नहीं दिला सकता। जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लगेंगे तो ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। द्रव्य को आपको संक्रमित बीमारियों से भी बचाया जा सकता है जब तक आपका पूरा समुदाय इस बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। अब देखिए, एक ऐसा व्यक्ति है जो हॉस्पिटल का खर्चा अफोर्ड कर सकता है, उसको वहन कर सकता है, उसको उठा सकता है, जबकि एक व्यक्ति ऐसा है जो हॉस्पिटल का खर्चा ये सब चीजें आपका नहीं उठा सकता, ये सारी चीजें आपकी वहन जो है आपकी नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान देना है। दूसरा कि अगर हम लोग आपका जो हमारी सार्वजनिक जो सामूहिक सुविधाएं हैं, अगर हम उनको डेवलप कर दें, यानी कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना दें, गवर्नमेंट स्कूल बना दें, गवर्नमेंट आपके कम्युनिटी सेंटर बना दें, तो इस तरह से शायद अगर हम लोग कर दें तो लोगों के लिए बड़ा आसान और बड़ा सरल हो जाएगा। इन सब चीजों को हम लोग समझ सकते हैं और आपका देख भी सकते हैं कि चीजें क्या हो जाएंगी, बड़ी सरल और आसान हो जाएंगी। अब देखिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग गार्ड रखना। कह रहे कि अगर आप लोग सबकी सुरक्षा करेंगे तो उस पर पैसा कैसा होगा, कम खर्च होगा। ये आपका यदि सभी लोग क्या कर लेंगे, अपने अपने घर में गार्ड रखेंगे तो आपका क्या होगा, आपका महंगा होगा। आप क्या करते हैं, अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्या करोगे भाई? अगर आपके क्षेत्र में, आपके गांव में आपसे अलग अगर कोई पढ़ने में रुचि नहीं रखता, आप क्या करोगे? क्या आप उनको मोटिवेट करोगे? क्या आप कहोगे कि ठीक है, तुम्हें नहीं पढ़ना मत पढ़िए, मैं पढ़ लेता हूं? क्या होगा आपका आंसर, बताइए, बोलो बच्चों। चलिए, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने की क्षमता ना रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बच्चों से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं। देखिए, बच्चे कहते हैं, जब एक बच्चा देख के पढ़ता है, एक बच्चा पढ़ता है ना, दूसरा उसको देख के पढ़ता है। इसको बोलते हैं माहौल, आपका एनवायरनमेंट। क्लियर है? और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलना चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ाना और अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा में भी नहीं ले पाती हैं। कह रहे आज भी अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं बच्चों में, खास करके लड़कियां जो क्या नहीं कर रही, हायर जो स्कूलिंग है उसकी वो एजुकेशन, वो आपकी शिक्षा नहीं ले रही। यानी कि देखिए, हमारा देश कितना डेवलप हो रहा है, लेकिन आज भी एजुकेशन, हेल्थ के इश्यूज आज हमारे यहाँ बहुत देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है? क्योंकि सरकार ऑब्लिक समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। ना तो समाज ही कुछ कर पाया है और ना ही सरकार ही कुछ कर पाई है। तो क्या है, वो पर्याप्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, जो पर्याप्त ढांचा होना चाहिए था, वो पर्याप्त आपका ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर आपका वो नहीं था। अब देखिए, थोड़ा समझिए इसको। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कह रहे कि अगर आप लोग वहां जाओगे केरल, तो वहां की जो शिशु मृत्यु दर है, जो चाइल्ड बर्थ डेथ रेट है, वो कम है क्योंकि वहां पर हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी हैं और एजुकेशन क्या है, वहां फंडामेंटल क्या है, आपकी सुविधा है आपकी। ठीक है? इस प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस ठीक उसी प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों को स्वास्थ्य,
यानी कि स्वास्थ्य और पोषण स्तर सुनिश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। अब देखिए, ये कि राशन की दुकान है जिसको बोलते हैं कंट्रोल या गल्ले की दुकान। अब आप देखिए, जो लोग गरीब हैं, जिनको अच्छा खाना नहीं मिलता, या कहेगी उनको आपका जिस तरह के उनको खाने की ज़रूरत है, या कह सकते हैं कि जिस तरह के उनको पर्याप्त पोषण चाहिए, वो अगर उनको उपलब्ध नहीं हो पाते, तो सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को जो पोषण का स्तर है वो आपका पर्याप्त कराएं। इसलिए आप देखिए, जो आपका पीडीएस है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम आम भाषा में कंट्रोल की दुकान या राशन की दुकान कहते हैं, सरकार उन पर बहुत ही किफ़ायती रेट पर 1-2 रुपए किलो गेहूं, 3-4 रुपए किलो चावल, इस तरह से चीनी वगैरह, दाल, ये सब चीज़ें आपके प्रोवाइड कराती है, ताकि लोगों को क्या हो सके कि लोग उनका जो पोषित भोजन है वो आपका प्राप्त कर सकें, और लोगों का क्या हो, शारीरिक विकास हो, वो स्वस्थ रह सकें। तो इस तरह के प्रोग्राम आपके चला जा रहे हैं लोगों को दिखते हुए। क्लियर है बच्चों? ये देखिए, आप देखिए, इसमें दिखाया है कि वर्ष 2019 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े हैं। ये दिखाया है नेशनल इनकम, जन्म के आधार पर संभावित आयु, ठीक, विद्यालयीय औसत 25 से अधिक या उससे कम, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें तो दिखाया है कि लोगों की आय कैसी है। तो आपको पता लगेगा श्रीलंका के लोगों की जो आय है भारत के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। इसकी, श्रीलंका की, और पाकिस्तान से कंपैरिजन मत करना, ज्यादा पीछे नहीं है हमसे। और अगर उधर एजुकेशन को देखोगे तो जन्म में संभावित वो हमसे ज्यादा है, और शिक्षा में भी हमसे आपका ज्यादा है, और एसडीआई इंडेक्स में जो उसकी रैंक है वो कम है, यानी कि अच्छा। देखिए, रैंक का सिस्टम थोड़ा सा उल्टा होता है। अगर रैंक ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी स्थिति ठीक नहीं है, और रैंक अगर कम है तो आपकी स्थिति कैसी है, बहुत अच्छी है। तो भारत की स्थिति क्या नहीं है, इसमें इतनी अच्छी नहीं, ठीक। तो ऐसे करके अगर आप देखोगे तो, और थोड़ा सा ये इसमें बचा है एक आध चीजें, आप इनको देख लें, चाहे तो देख लीजिए, मैं कल आपको समाप्त करवा दूंगा, क्योंकि इसमें बस अब जो लास्ट बचा है वो केवल ये आपका पैराग्राफ बचा है। तो बच्चों, हमने इसकी जो बहुत सारे मानक थे आय के, वो हमने उनको देखा, हमने 3 राज्यों का आपस में कंपेयर किया। कल हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जिनके मैं आपके प्रिपेयर किए हैं मैंने, उसको मैं आपको लिखा दूंगा, और चैप्टर को हम कल अंतिम रूप से, चैप्टर तो समाप्त हो गया है लगभग, तो इसके जो नोट्स हैं मैं आपको प्रिपेयर करा दूंगा, ताकि आपके परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट रहें और आपको क्वेश्चन आंसर की आवश्यकता ना हो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।